गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं जो पर्यावरणीय अध्ययन के इस तीसरे ई लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की या पारिस्थितिक तंत्र की, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा इकोलॉजी एक टर्म होता है जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी, उसको भी हम समझेंगे। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। बहुत आसान है, आप लोग मेरे साथ समझते हुए चलिए। हमारे सब ये सब चीज़ें हमारे आसपास जो हमारा दैनिक जीवन है, जो हमारा जीवन निर्वाह है, उससे जुड़ी हुई हैं। तो आप इनको यदि कॉन्सेप्ट के रूप में माइंड में बैठाएंगे तो आपको कभी ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा समझते हैं कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो आप सोचिए कि वो जीव विभिन्न प्रकार के किस तरह रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस पर आप विचार करिए। अब इसका जो अध्ययन है इन सब चीज़ों का, कि ये जो जीव जंतु हैं प्रकृति में विभिन्न प्रकार के, वो कहाँ रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो आप इसको जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी को है वो ये कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें प्रकृति में निवास कर रहे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, किन परिस्थितियों में वो रहते हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों बात क्लियर हो गया। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। तो बच्चों पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत या इकोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में, कैसे वो रहते हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी का अगर आप अर्थ देखें, सबसे पहले इकोलॉजी शब्द जो है उसका अर्थ होता है परिवेश का अध्ययन। तो इस प्रकार कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रहता है, वो भोजन कैसे प्राप्त करता है, जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर होता है एवं किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, इन परिस्थितियों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो बच्चों कितना आसान है। सबसे पहले आप इकोलॉजी का या पारिस्थितिकी का अर्थ समझिए। इकोलॉजी शब्द का अर्थ है परिवेश का अध्ययन। तो परिवेश मतलब जो सारे जीव जंतु जिस जहाँ पर रह रहे हैं वो सारा, उसका पूरा जो अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार कौन सा जीव किस प्रकार के घर में रह रहा है, भोजन कैसे प्राप्त कर रहा है, जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर है और किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, इन सभी परिस्थितियों का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। अब बच्चों इसमें सजीव एवं निर्जीव घटक मिलकर, अब आपने देखा कि इन जो पारिस्थितिकी में सजीव घटक भी हैं, निर्जीव घटक भी हैं, तो ये सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, या पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम। तो बच्चों अब आपने परिवेश जो हमारा है उसका अध्ययन के बारे में समझा, और जो परिवेश का अध्ययन है उसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। और आपने देखा कि पारिस्थितिकी में सजीव और निर्जीव घटक मिलकर के क्या करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, और उसको अंग्रेजी में पारिस्थितिकी तंत्र को बोला जाता है इकोसिस्टम। अब आप देखिए कि जो हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है, या आप पूरी दुनिया का देखिए, वो सब जगह एक सा नहीं है। कहीं विशाल पर्वत हैं तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं घने जंगल हैं तो कहीं विशाल समुद्र है। तो भौतिक स्वरूप की भिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु भी अलग है। तो जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियाँ और जो जीव जंतुओं में भी कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। तो प्रकृति में सबका अस्तित्व बना रहे, इसके लिए पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं। जैसे जल में रहने के लिए प्राणियों का तंत्र अर्थात जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हम कह सकते हैं। इसी प्रकार स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए, मैदानी हो गया, पठारी हो गया, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र जलीय हों या फिर स्थलीय हों, इनकी संरचना दो घटकों से मिलकर बनती है। पहले कहलाते हैं सजीव घटक और दूसरे कहलाते हैं निर्जीव घटक। तो मैंने पहले भी बच्चों आपको बताया था, सजीव घटक जिनमें जान होती है और निर्जीव घटक क्या आते हैं, जिनमें जान नहीं होती है। तो सजीव घटक को अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग कंपोनेंट। तो सजीव घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों, पेड़ पौधे आते हैं,
पशु पक्षी आते हैं, मनुष्य आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए पोषण आहार का कार्य करते हैं और पोषण के आधार पर हम सजीव घटकों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो 3 श्रेणी कौन सी हैं बच्चों, हम देख लेते हैं। पहला कहलाता है उत्पादक, जो पहली श्रेणी है। दूसरे कहलाते हैं उपभोक्ता, और बच्चों जो तीसरी श्रेणी है वो कहलाते हैं अपघटक। तो बच्चों हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जो 3 श्रेणी है, पहली हम बात करते हैं उत्पादक की। तो नाम से ही पता चल रहा है, उत्पादक मतलब जो बनाता है। तो जैसे जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहते हैं। तो यही स्वपोषी जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो ये हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों ये क्लियर हो गया। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, उन्हीं को हम स्वपोषी कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इन्हीं को जो स्वपोषी होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे होते हैं उपभोक्ता। तो जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वो सभी कहलाते हैं उपभोक्ता। तो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के लिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। परपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर है। क्या कहा जाता है बच्चों, भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परपोषी। तो उपभोक्ता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कहलाता है प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता और तृतीय चरण उपभोक्ता। तो हम देख लेते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो प्रथम चरण उपभोक्ता की हम बात करते हैं जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें, गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया इत्यादि, ये सभी किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर। तो ये हो गए प्रथम चरण के उपभोक्ता। अब दूसरे चरण के उपभोक्ता या द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन से होंगे, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं वो द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी क्या करते हैं, बकरी, हिरण, खरगोश इत्यादि जो शाकाहारी जीव हैं उनका शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। तो ये बच्चों कहलाते हैं द्वितीय चरण के उपभोक्ता। तो द्वितीय चरण के उपभोक्ता बच्चे कौन हुए, जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया इत्यादि ये जो जंगली जीव होते हैं। तो अब बच्चों हम बात करते हैं तृतीय चरण के उपभोक्ताओं की। तो तृतीय चरण के जो उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था में, जब ये शेर, चीता ये सारे प्राणी जब मृत हो जाते हैं तो उनको भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं वो तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। तो तृतीय चरण के उपभोक्ता को हम और क्या कहते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक मतलब होता है साफ करने वाला, सफाई करने वाला। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे आपने गिद्ध के बारे में सुना होगा, तो गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे आपने पहले देखा भी होगा कि सड़क किनारे कोई जानवर मरा पड़ा है तो गिद्ध बहुत सारे बैठे हैं उसको खा रहे हैं। तो आप सोचिए कि बच्चों की गिद्ध अगर ना हो तो वो जानवर जो मर रहे हैं किनारे सड़ते रहेंगे तो उसकी वजह से प्रकृति में कितनी गंदगी होगी, दुर्गंध फैल जाएगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो बच्चों वो जो गिद्ध हैं, ये जो प्राणी हैं, तो वो मरे हुए जीवों को खा करके कहीं ना कहीं प्रकृति में साफ सफाई रखने का काम करते हैं। इसलिए बच्चों ये तृतीय चरण के उपभोक्ता को हम और क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। तो इस श्रेणी में बच्चों गिद्ध हो गया, कुछ जो बाज और चील की कुछ प्रजातियां हैं, जो कौवा हो गया, ये सभी मृत जानवरों का मांस खाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं तृतीय चरण के उपभोक्ता। अब बच्चों तृतीय चरण के उपभोक्ता के अलावा भी होते हैं अपघटक। अब आप सोचिए कि जो सभी सजीव प्राणियों की मृत्यु होने पर प्रकृति में इनके ढेर बन जाते हैं। अब अगर सोचिए अपघटक यदि ना हो तो जो कोई भी प्राणी अगर मृत हो तो वो तो ढेर लग जाएगा जगह जगह, बिल्कुल हर जगह। आप सोचिए तो, लेकिन ढेर ये नहीं लगने पाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारियों यानी जो मर जाते हैं एवं जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं इनको खा करके पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक इत्यादि।
तो मृत शरीर से चूंकि पोषण ये लेते हैं, इसलिए इनको मृतपोषी भी कहा जाता है। तो बच्चों अपघटक का आप सोचिए कि अपघटक क्या करते हैं, जो मृत हो गए, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनका अपघटन कर देते हैं और उनको फिर से क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अगर ये बच्चों अपघटक ना हो तो आप सोचिए कि प्रकृति में कितनी गंदगी और कितना ज़्यादा सब चारों तरफ ढेर लगे होंगे मृत प्राणियों के। तो ये कितने इम्पोर्टेंट है आप इनको समझ सकते हैं। तो ये जो अपघटक होते हैं ये मृत शरीर से पोषण लेते हैं, इसलिए इनको बच्चों मृतपोषी भी कहा जाता है। तो इस श्रेणी में बच्चों कौन कौन से आते हैं, जो मृत जीवधारियों को और सड़ी गली वस्तुओं को खाकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। उसमें बैक्टीरिया आते हैं बच्चों, कवक इत्यादि आते हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे बच्चों जो अभी तक वो सजीव घटकों की यानी कि लिविंग कंपोनेंट की बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं निर्जीव घटक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट की। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थलमंडल आता है, जलमंडल आता है और वायुमंडल आता है। तो ये सभी आप जानते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से होता है। अगर बच्चों जब ये स्थल मंडल ही नहीं होगा, जल मंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो सजीव कैसे जीवित रहेंगे। तो किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक क्या हैं, एक दूसरे के से परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को हम कहें प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है, अधिक से अधिक। सड़क बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, रेल की पटरी बिछाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, आवास बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, सड़क बनाने के लिए। तो ये सब क्या हो रहा है, मनुष्य क्या हो रहा है, अंधाधुंध जो है उन प्राकृतिक संसाधनों का जो है तो दोहन कर रहा है। तो एक समय था जब हमारे दादा दादी पेड़ों की पूजा करते थे, राजा महाराजा सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाते थे, उस समय लोग वनों की रक्षा करते थे। आज क्या करते हैं, पेड़ों को हम अपनी आवश्यकता के लिए अत्यधिक संख्या में काट रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है। तो पर्यावरण का यह असंतुलन मानव सहित सभी जीवों के लिए क्या है, खतरा पैदा कर रहा है। यह अत्यंत दुखद और चिंता की स्थिति है। इसके लिए पूर्ण रूप से हम उत्तरदायी हैं, हम सभी सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिए हमारा ही यह उत्तरदायित्व है कि हम पर्यावरण संतुलन को और अधिक न बिगड़ने दें। हम ध्यान दें कि प्राकृतिक संसाधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर प्रकृति हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो आप सोचिए, कुछ विचारणीय प्रश्न हैं, आप इनको अपने माइंड में देखिए कि यदि अगर एक दिन के लिए भी सूर्य से हमको ऊर्जा ना मिले तो क्या होगा। अगर थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन हमको ना मिले तब क्या होगा। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो क्या स्थिति पैदा होगी, आप इसको सोचिए। अब अगर पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तब क्या होगा। अगर किसी तालाब से मछलियां नष्ट हो जाएं तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो ये सब विचारणीय प्रश्न है जो आप कभी सोच करके देखिए, 5 मिनट का समय निकाल करके, तो आपको चीज़ें स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार समस्त सजीव और जो निर्जीव घटक हैं वो मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। उसी पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही हम सभी सजीव एवं निर्जीव अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने आज देखा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है, पारिस्थितिकी किसको कहते हैं, इकोसिस्टम, इकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा, उसके जो विभिन्न घटक होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनको समझा और उन पर विचार किया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उसमें इंक्लूड करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उनके नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।